शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत उपपद तत्पुरुष को। यह जो उपपद तत्पुरुष है, इस समास का विधान उपपद मतिंग इस सूत्र के द्वारा हुआ करता है, जबकि उपपद संज्ञा का विधान तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ इस अधिकार सूत्र के कारण होता है। आज हम दो बातें विशेष पढ़ने वाले हैं। एक तो तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ, इसके व्याख्या में छात्रों को जो क्लेश होता है उपपद संज्ञा को समझना, परीक्षक लोग भी इसकी बहुधा परीक्षा किया करते हैं कि छात्र को यह समझ आता है कि नहीं, इस सूत्र के अर्थ की समझ। तो एक तो हम इस सूत्र की आज समझ को सही करने वाले हैं, साथ में ही यह जो उपपद मतिंग सूत्र द्वारा जिस उपपद समास का विधान होता है, यह अपने आप में बड़ा ही टेढ़ा है। अभी तक की प्रक्रिया से थोड़ा लीक से थोड़ा सा हटकर के है, इसको भी हम समझेंगे। इस सूत्र में उपपद समास के विषय में आई हुई एक परिभाषा है, गति कारकोपपदानां पृथ्वी सह समास वचनम प्राग समुत्पत्तेः। इस परिभाषा को आज स्पर्श मात्र करेंगे, क्योंकि वो व्याख्या उसका थोड़ा लंबा होगा, अतः उस परिभाषा के व्याख्यान को तो कल ही प्रस्तुत कर पाएंगे। तो आइए आज पढ़ते हैं उपपद समास को। मित्रों, यह जो सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ, इसको प्राचीन वैयाकरणों ने संज्ञा सूत्र समझ करके व्याख्या की है, जैसी यहाँ पर वरदराजाचार्य जी भी लिख रहे हैं अपने गुरुजी के अनुरूप, अर्थात भट्टोजी दीक्षित जी के अनुरूप। लेकिन नागेश प्रभृति जो कतिपय विद्वान हैं, वो भाष्य सम्मत व्याख्या करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि यह अधिकार सूत्र है। हम इसे ऐसे समझ लेते हैं कि ये संज्ञाधिकार है, अर्थात है तो ये अधिकारी सूत्र, लेकिन ये संज्ञा, इसका अधिकार कहां तक चलेगा ये बताता है। इस सूत्र के अर्थ को समझते हैं। सूत्र में तत्र उपपदम सप्तमी स्तंभ 3 पद हैं। सप्तमी स्तंभ की व्याख्या यहाँ पर खुद ग्रंथकार ने की है, अर्थात वरदराजाचार्य जी इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि सप्तम यन्ते पदे। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आप समझना प्रारंभ कर दिए हैं उपपद संज्ञा को। उपपद संज्ञा कहाँ होती है, वो कंडीशन समझ लीजिए। सबसे पहले सप्तमी स्तंभ इस पद की व्याख्या वृत्तिकार के द्वारा की जा रही है कि सप्तम यन्ते पदे। तो सप्तम यंत पद को कहाँ ढूंढना है, इसके लिए आगे व्याख्या खुद ही ग्रंथकार कर रहे हैं कि कर्मणि इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितम यत कुंभादि। ये व्याख्या खुद सप्तम यन्ते पदे की व्याख्या वरदराजाचार्य जी एक वृत्तिकार के रूप में यहाँ कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने उनके गुरु भट्टोजी दीक्षित जी ने इसका अर्थ लिखा है। इसकी व्याख्या को समझने के लिए हम थोड़ा सहारा लेते हैं गीता प्रेस के टिप्पणकार का, जिसमें इस व्याख्या को और भी प्रस्फुटित कर दिया है। मैंने बहुत सारी व्याख्याओं को पढ़ा, मुझे लगा कि गीता प्रेसकार ने एकदम सबसे सही व्याख्या दी है, इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए, वो व्याख्या आपके सम्मुख ये है। हमने उनके शब्दों को यथावत यहाँ पर आपके सम्मुख रख दिया है। तो अब स्थिति ये हो गई कि सप्तम यंतम पदम,
सबसे पहले इस सूत्र के द्वारा जब भी आप उपपद संज्ञा करना चाहो तो सबसे पहले आप जाना ऐसे स्थलों पर जिन सूत्रों में सप्तम यंत पद आए हुए हैं, लेकिन पूरी अष्टाध्यायी में भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस सूत्र के ये सूत्र तीसरे अध्याय के पहले पाद का 92वें नंबर का सूत्र है। तो तृतीय अध्याय का जो धात्वाधिकार है, अष्टाध्यायी में 3 धात्वाधिकार हैं, लेकिन उसमें से जो तीसरे अध्याय का धात्वाधिकार है वहां पर इसकी रेंज होगी तत्रोपपदम सप्तमी स्थम इस सूत्र की। अर्थात वहां पर वो जिन सूत्रों में सप्तम्यंत पद देखेगा तो बस अपना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक जगह उदाहरण दे करके बता देते हैं उपपद संज्ञा का, फिर और जगह पर आप स्वयं ही समझ जाएंगे। तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ की अब फिर से समझिए कि सप्तम्यंतम पदम आपको सूत्र में जाके देखना है सीधा कि सप्तम्यंतम पदम कर्मण्य, कर्मण्य नाम का सूत्र है ना, इसमें 2 पद है, कर्मणि इति सप्तम्यंतम अणिति प्रथमांतम। तो सप्तम्यंतम पदम कर्मण्य, यहाँ पर क्या होगा, कर्मणि, क्या पद है सप्तम्यंत, कर्मणि इति पदम का के तत्र, अब यहाँ देखो कर्मणि इत्यादौ, इसलिए वरदराजाचार्य लिखे। फिर कहा, ये इन्होंने लिखा तत्र वाच्यत्वेन स्थिता, क्योंकि जो वाच्यत्वेन स्थितम हो वो कौन है कि यत कुंभादि, वाच्यत्वेन स्थित कौन है, कुंभादि। तो कर्मणि इत्यादि में सप्तम्यंत पद हो गया कर्मणि इत्यादि पदम। तत्र वाच्यत्वेन स्थितः, अर्थात इसका वाच्यत्वेन स्थित क्या है, अब इसको समझिए। देखिए, जब आप करते हो कुंभम करोति इति कुंभकार, यहाँ पर ये कुंभ जो है, यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति देख करके आप इसके कर्म का निश्चय समझिए कि ये कर्म पद है। और यहाँ पर इस कर्मण्यन सूत्र के ही द्वारा ऐसी विग्रह में अण प्रत्यय का विधान होता है। तो इसलिए मैंने जब आपको कर्मण्यन पढ़ाया था तब मैंने वहां पर एक बात कही थी कि मैं यहाँ पर आने वाले उपपद पद को आगे स्पष्ट करूंगा जब मैं आपको कृदंत प्रकरण पढ़ा रहा था तब। इसलिए अब वो मित्रों समय आ गया कि मैं इस उपपद को बताऊं, और उपपद की मैं शॉर्ट में आपको थोड़ी सी व्याख्या कर दिया था। उपपदम का अर्थ कर दिया था समीपोच्चारितम पदम उपपदम, उतने मात्र से काम चल गया था और चल जाता है। लेकिन यहाँ पर तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ सूत्र द्वारा उपपद संज्ञा पाणिनि जी द्वारा की गई है, और वो कहाँ होगी वो आप समझ रहे हैं। अब एक बार फिर से बैक करके रिवर्स गियर से फिर लगाइएगा जोर कि सप्तम्यंतम पदम, यहाँ पर कुंभम करोति में जो सूत्र अण प्रत्यय किया है वो है कर्मण्य। यहीं पर हमने देखना है सप्तम्यंतम पदम क्या है, कर्मण्य, कर्मण्य। यहाँ वो सॉरी सप्तम्यंतम पदम कर्मण्य इत्यादि में कर्मणि पद, ये सीधा यहाँ पर आइएगा, यहाँ कौन सीधा है, कर्मणि पद। तत्र वाच्यत्वेन स्थित, अर्थात कर्मणि पद का वाच्य क्या है, वाच्य यानी कि उसका अर्थ, ठीक है। तो कर्म पद कौन है इसमें से, कुंभ। तो इसलिए तत्र वाच्यत्वेन स्थित, वाच्यत्वेन स्थित क्या है कि कुंभादि रूपो यो अर्थ, कुंभ का अर्थ है वाच्यत्वेन स्थित, क्योंकि वाच्य होता है अर्थ। तो कुंभ रूपी अर्थ वाच्यत्वेन स्थित है, माने कि समझ लीजिए, मैं एक यहाँ थोड़ा सा घड़ा बना देता हूं, ये तो इसका वाच्य हो गया ये घटम, ठीक है। तो वाच्यम आ गया घटम। तो अब ये स्थिति हो गई कि तत्र वाच्यत्वेन स्थिता कुंभादि रूपा अर्थ क्या हो गया, घट रूप अर्थ। क्यों, क्यों घट रूप अर्थ है, तो उसके लिए इन्होंने आगे पंक्ति भी लिख दी, क्योंकि कुंभम करोते इत्यादौ कुंभादे कर्म संज्ञा विधानात्, क्योंकि कुंभम करोति में इस कुंभ की कर्म संज्ञा है, इसलिए यह तद वाचक है,
हम कहेंगे कि कर्मणि इत्यादि में वाच्यत्वेन स्थित है कौन, कुंभादि, कुंभादि रूप अर्थ, और तदवाचकम पदम किम अस्ति, तो वाच्य है अर्थ, और तदवाचकम पदम कौन है, कहा कि तदवाचकम पदम है कुंभम, कौन, जो यहाँ पर पढ़ा गया है। तो कुंभम इति द्वितीयांतम, ये है, कहा कि तस्य उपपद संज्ञा, इसकी हो जाएगी उपपद संज्ञा। समझे, उपपद नाम किसका हो गया, कुंभम, इसका नाम हो गया उपपद द्वितीयांत का। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे कैसे करनी है ये उपपद संज्ञा। तो यह स्थिति उपपद संज्ञा की है। अन्यत्र भी जहां पर हम और भी आपको कुछ सूत्र बताने वाले हैं, जहां पर आप इस प्रकार की सप्तमी विभक्ति के दर्शन करो, तो वहां ये घटा लो सप्तमी अंत पद कौन है, जो भी मिले है, इन्होंने उदाहरण में कर्मणि दे दिया आपको, जो भी और वहां पर मिले उसका वाच्यत्वेन स्थित वहां पर कौन है, उस सप्तम्यंत पद का वाच्य कौन है, और उस वाच्य का वाचक पद कौन है, उस पद की कर देना आप उपपद संज्ञा। ठीक है, ये है उपपद का कॉन्सेप्ट। मैंने एक स्थल पर बताया, आगे मैं और भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके मैं आपको और भी उदाहरण पढ़ाने वाला हूं उपपद समास में। क्योंकि लक्कौमुदीकार ने तो मात्र एक ही उदाहरण दिया है, वो इधर जाकर के कुंभम करोति थी कुंभकारा। तो ये आप समझ गए इसका उपपद संज्ञा। उपपद संज्ञा कौन है, कुंभ पद। आइए तो आगे बढ़ जावे थोड़ा सा। तो अब हमने ये भी अर्थ इसका लिखा, इधर ये भी लिखा कि तस्मिन् सत्येव वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः स्युः। तस्मिन् सत्येव अर्थात उस उपपद संज्ञा के होने पर ही वक्ष्यमाण प्रत्यय होते हैं। तो देखिए कर्मण्यण से होने वाला अण प्रत्यय कब होगा, तस्मिन् सत्येव, जब उपपद संज्ञा समझ ली जाएगी। तो वक्ष्यमाणाः प्रत्ययासि, तो चाहे तो कर्मण्यण हो एक यह प्रत्यय, और चाहे इस तत्रो पदम सप्तमी स्तंभ के अधिकार में आने वाले तृतीय अध्यायस्थ और भी प्रत्यय हों, वो भी सबके सब हो जाते हैं, क्योंकि तत्रोप पदम सप्तमी स्तंभ ये अधिकार सूत्र है। और वो कब हो जाते हैं, तस्मिन् सत्येव, अर्थात उपपद संज्ञक, उपपद संज्ञा होने पर अयम प्रत्यय अर्थात कर्मण्यण में होने वाला अण प्रत्यय, और वक्ष्यमाणाः इत्युक्ते अग्रे विधीयमानाः प्रत्ययाः भविष्यन्ति, ये सब के सब हो जाएंगे। तो इस तृतीय अध्याय में अष्टाध्यायी के जो भी आते हैं उन प्रत्ययों को मित्रों आपने पढ़ लिया है कृदंत प्रकरण में। क्योंकि कृदंत प्रकरण में भट्टो जी दीक्षित जी सिद्धांत कौमुदी में प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रत्ययात कथ्यन्ते तृतीयाध्याय गोचराः। तो ये आप वहां पर पढ़ लिए हैं। अब यहां पर इसको क्यों पढ़ रहे हो कुंभकारा, तो आप वहां सिद्ध कर रहे हो अण प्रत्यय करके। मित्रों आप यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हो कि यहाँ पर कुंभ का कार के साथ होता है समास। क्या होता है, समास। इसलिए आप पुनः जो कृदंतों का भी तो समास है ना आपस में पदों, इन पदों के साथ, वो स्थल को पढ़ने के लिए कुंभकार भैया फिर द्वारा से प्रकट हो गया है यहाँ। हालांकि कुंभकार की सिद्धि आप कराए हैं कर्मण्य सूत्र पर, देखाइएगा कृदंत पे हमने पढ़ाया भी है उस वीडियो को। तो चलिए अब हम अभी तक यह समझे कि कुंभम करोति में यहां पर जो उपपद संज्ञा है वो आपकी हुई कुंभ ngश, यानी कि ngस को कर लीजिए आप, ngस का बचेगा अस। अब ये यहाँ अस क्यों आ गया, क्योंकि ngस का अस बचता है नकार की संज्ञा होकर के। यहाँ पर तो कुंभ, यहाँ पर तो कुंभम करोति आप विग्रह कर रहे हैं, तो विग्रह में तो आपको क्या रखना चाहिए, विग्रह में रखना चाहिए था आपको अम। लेकिन ध्यान रहे कृदंत प्रत्यय का योग होने पर कर्तृकर्मणो कृति द्वारा षष्ठी हो जाती है, इसलिए अम न रख करके हम अलौकिक विग्रह अवस्था में नस रखते हैं।
इस स्थिति को भी हम आपको बताए हैं कृदंत प्रकरण। तो कुंभ अस कार ऐसी स्थिति है। ये कार कहां से आ गया? ये कार क्या चीज है? तो जब आप यहाँ पर प्रक्रिया को स्मरण करिए, इस कार वाली को, क्री धातु से जब आप इसके उपपद रहते, अर्थात कुंभ अस इसके उपपद रहते, उपपद रहते आप समझ गए, क्योंकि इसकी उपद संज्ञा है, उपद संज्ञा आपने जान ली, तो इसलिए इससे अण प्रत्यय कर दिया जाता था कर्मण्य से। तो क्री अण ये स्थिति होती थी, अण का आकार बचता था, ये णित है, और अचो णिति सूत्र द्वारा अजंत अंग को वृद्धि हो जाती है। तो क्री को वृद्धि का होगी भैया, कार और रपड़ा छोड़ेगा नहीं, रपर कर देगा। तो कार अ वर्ण सम्मेलन आप कर दीजिए और आपको मिल गई कार। तो एक कार बन गया, है ना। ये भी हमने सुप्रत्यय नहीं लगाया, केवल केवल कार ऐसा बन गया, ठीक है। तो कुंभ अस यानी कि नस, मुझे यहाँ अस रख लेना चाहिए था तो आपको और भी बढ़िया रहता। और कार, ये है आपके पास दो पद, ये हैं टू पार्ट, दो गाड़ी के अलग अलग डिब्बे हैं। इनको जोड़ने के लिए अर्थात इनमें समास करने के लिए अब यहाँ पर सूत्र उद्धृत किया गया पाणिनि द्वारा, उपपद मतिंग। सूत्र का पदच्छेद बिल्कुल स्पष्ट है, उपपदम अति। सूत्रार्थ ये होता है कि उपपदम सुबंते न समर्थे न नित्यम समस्यते। उपपद का ध्यान दीजिए, उपपदम सुबंतम, ये उपपदम को भैया आप यहाँ सुबंतक तक ही लगाइए। उपपदम सुबंतम यानी कि जो उपपद हो वो सुबंत हो। मुझे यहाँ कॉमा दे देना चाहिए था, वहमी व्याख्या का पता नहीं दिए या नहीं, हम देख लेंगे, लेकिन मैं यहाँ लगा दूंगा। उपपदम सुबंतम, यदि उपपद संज्ञक शब्द हो वो सुबंत हो तो यस, हमारे पास जो कुंभ नस है ये उपपद भी है, उपपद संज्ञा कर दी है ना, इसलिए ये उपपद भी है एंड ये सुबंत भी है। सुबंत काय है? क्योंकि नस का ऐसा आगे देख रहे हो ना, इसलिए। तो उपपदम सुबंतम, उपपद सुबंत का किसके साथ में समास हो जाता है? मूल में तो लिख रहे हैं अतिंग, लेकिन वृत्तिकार उसका व्याख्यान कर रहे हैं समर्थेन नित्यम समस्यते, उसका समर्थ के साथ नित्य समास हो जाता है। कि भैया यही कह दिए ना, अतिगंत के साथ समास हो जाता है, ऐसा ही कह दीजिए। तो उसी का इन्होंने फलितार्थ कथन लिख दिया है कि जी समर्थ के साथ नित्य समास हो जा रहा है। तो इसमें अतिंग ग्रहण काहे कर रहे हो? दुनिया भर को पता है कि तिगंत के साथ तिगंत के साथ तो यहाँ समास विधान होता ही नहीं है, तो उपपद मतिंग में अतिंग ग्रहण काहे कर रहे हो? तो बताया धीरे से कि अतिंग यहाँ पर रखने से क्या होगा कि जो शुभामंत्रते परांग स्वरे, इस सूत्र के द्वारा जो सुप चल रहा है उस सुप की यहाँ पर अनुवृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए वरदराजाचार्य जी ने अर्थ करते वक्त ये चालाकी कर दी। समर्थेन नित्यम समस्यते कहा, यहां पर ये नहीं कहा उन्होंने कि समर्थेन सुबंतेन नित्यम समस्यते, ये बात नहीं कही। कहा कि ऐसा क्यों भैया, अभी तक तो आपने जो भी समास विधान किया है सुबंत के साथ किया है। बोलिए उमाकांत तिवारी जी, सत्यम जी, हाँ के नहीं? हाँ ना। अभी जो भी समास विधान किया है वो सुबंत पदों के ही साथ समास विधान कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि उपपद, देखिए उपपद तो सुबंत हो लेकिन उसका जिसके साथ समास विधान हो वो सुबंत नहीं हो। तो इसलिए कुंभ नस का जब समास विधान कर रहे हैं तो केवल कार इतने के साथ में समास विधान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समर्थ के साथ में समास होता है, वो समर्थ सुबंत हो ये जरूरी नहीं, और तिङंत के साथ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अतिंग ग्रहण कर दिए। तो अतिंग कहने से सुप की निवृत्ति हो गई, सुप की हुई निवृत्ति। तो अब क्या होगा, इस बात को पुनः गौर से समझिएगा, क्योंकि भैया मैं छात्रावस्था में समझ नहीं पाया था इस बात को, और मैं नहीं चाहता कि कोई सा छात्र मेरी तरह न समझ पाए।
खूब समझे। और मैं आपसे पहले ही प्रतिज्ञा कर चुका हूं, जिन चीजों को मैं नहीं समझा था छात्रावस्था में, उनको मैं ज्यादा समझाता हूं अब। ठीक है। चलिए, तो इसलिए कुंभ ngस ये तो सुबंत है, क्योंकि ये उपपद सुबंत का समर्थ के साथ में समास होता है। आप यहाँ कार सु ला करके समास करने का वो मत करिएगा उपक्रम। आप ये जो समास करोगे, ये केवल और केवल कृदंत के साथ कर रहे हो, न कि कृदंत से सुबंत ला करके। ये सुबंतों का समास नहीं है कि एक साइड में भी सुप और दूसरी साइड में भी सुप। ठीक है, ये अतिगंत का समास है। तो कहने का मतलब है, कार शब्द से सुबुत्पत्ति होने से पूर्व ही ये समास कर लेना है, ये बात आ रही है निकल के। तो यहाँ जो उपपद मतिंग में अतिंग ग्रहण किया, इसका फल भी बता रहे हैं। समर्थिन नित्यम समस्यते तो वृत्तिकार ने लिखा ही दिया। और यहाँ पर खुद एक पंक्ति और लिख रहे हैं वरदराजाचार्य जी कि अतिगंतश्चायम समासा। इस पंक्ति पे कभी और किया है? अतिगंतश्चायम समासा, अतिगंतश्चायम समासा, अर्थात ये तिङंत रहित का समास है। तो ये तो दुनिया ही जानती है, तिङंत के साथ तो समास होता नहीं है। तो अतिगंतश्चायम समासा काय कह रहे हैं? अतिगंतश्चायम समासा इसलिए कह रहे हैं कि एक साइड में तो उपपद सुबंत है कुंभगस, और दूसरी साइड में समर्थ है, अर्थात कृदंत शब्द मात्र है, जिससे सुबुत्पत्ति नहीं हुई है, ऐसा है ये। तो फिर उसका समास होगा। और इसी बात को ध्यान दीजिए, पाणिनि जी ने तो उपपद मतिंग के अतिंग ग्रहण से ये कर दिया कि मैं अब यहाँ जो समास विधान करूंगा वो तिङंत के साथ तो होता ही नहीं है, कह रहा, और सुबंत के साथ भी ये समास विधान नहीं करूंगा। वार्तिककार ने क्या किया? क्योंकि वार्तिककार तो उक्त अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते, उक्त अनुक्त और दुरुक्त की चिंता करते हैं। अच्छा, और ऐसे ही परिभाषाकार जिन्होंने इस परिभाषा को बनाया, क्या कि गति कारको पदानाम कृद्भि स समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते, एक परिभाषा बनाई। इस परिभाषा का अर्थ यह है कि मैं कल भी इस परिभाषा को अधिक व्याख्यात करूंगा, आज तो मैंने परिचय दे करके छोड़ रहा हूं कि गति संज्ञकों का, कारक संज्ञकों का और उपपदों का है गति कारको पदानाम कृद्भि स समास वचनम, यदि इनका कृदंत के साथ समास हो रहा है, और जैसे कुंभ घस का यहाँ कृदंत कार के साथ में समास हो रहा है, कार कृदंत है ना, क्योंकि अण प्रत्यय किया है आपने कर्मण्यण सूत्र द्वारा, तो वो सुबुत्पत्ते है प्राक, वो समास सुबुत्पत्ति से पहले ही होता है। ध्यान दें, यहाँ पर भी विद्वान लोग भटक जाते हैं। सुबुत्पत्ति से पहले का मतलब क्या है? हर एक समास तो सुबुत्पत्ति से पहले ही होता है ना? नहीं, सुबुत्पत्ति देखिए दो बार होती है। सुबुत्पत्ति दो बार होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार तो सुबुत्पत्ति यहाँ होती है जब आप अलौकिक विग्रह करते हैं, फर्स्ट स्टेज। दूसरी बात सुबुत्पत्ति यहाँ होती है जब आप समास कर देते हैं तब। तो ये गति कारको पदानम कृतभी समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते, सुबुत्पत्ति से पूर्व अर्थात केवल केवल प्रातिपदिक दशा में जो समास की बात कर रहा है, वो इस कंडीशन की बात कर रहा है कि कुंभ नस इस उपपद का कार इस अतिगंत के साथ, अतिगंत यानी कि ये सुबंत भी नहीं, अतिंग कहने से तो सुप की व्यावृत्ति हो गई, यानी कि समर्थ के साथ समास हो जाता है। ये तो केवल कृदंत है, इसे तो आप कहें कि ये तो मात्र प्रातिपदिक मात्र है, इसके साथ में समास विधान कर दिया जाएगा। समास विधान होने से क्या होता है? कुंभ असकार का समास हुआ, समास सत्वात प्रातिसंग, और नस नस भाग गया, विभक्ति लुक हो गया, तो आपका क्या बचा? कुंभकार। अब कर दीजिए वर्ण सम्मेलन, ठीक है, बन जाएगा आपका कुंभकार, और स्वादि कार्य कर लीजिए अपने पूरे, सुलाइएगा बाकायदा, कुंभकारा बन जाएगा। एक ये बन गया ना। हाँ, मैं आपको अभी व्याख्या ग्रंथ से अर्थात भैमी व्याख्या से ये भी बताना चाहता हूं
इसके और उदाहरण कितने हैं, और तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ की लिमिटेशन कहाँ कहाँ है, कि क्या ये हर जगह तृतीय धात्वाधिकार में हर जगह सप्तमी को देख करके दौड़ पड़ेगा क्या, कि उसकी उपद संज्ञा हो। ये सभी चीजें भी मैं जस्ट अभी आपको बताना चाहता हूं, लेकिन इस सूत्र का और बचा कुचा व्याख्यान पूरा कर लें। कह रहे हैं सूत्र में अतिंग ग्रहण क्यों किया, अतिंग किम, अतिंग ग्रहण इसलिए किया कि तिगंत के साथ समास ना हो जाए। कि कैसे, जैसे माँ भवान भूत के यहाँ प्राप्त कैसे, तो समझाओ। कि प्राप्त ऐसे जी, ऐसा एक सूत्र है मांगी लुंग। मांगी लुंग में मांगी में सप्तमी विभक्ति है, जिसको ये मूलकार लिख रहे हैं कि मांगी लुंग इति सप्तमी निर्देशान मांग उपपदम। मांग उपपद है, तो ध्यान दीजिए यहाँ कैसे समास प्राप्त हो रहा है। क्या ये मांग है उपपद, मांग का मां क्या है, उपपद है। ये उपपद किसी है, क्योंकि सप्तम्यन्ते पदे सप्तम्यन्तम पदम वर्तते इति मांगीति पदम, तत्र वाच्यत्वेन स्थितम, वाच्यत्वेन स्थितम वर्तते अत्र मांग, और तदवाच्यकम पदम वर्तते मां इति पदम, तस्य उपसर्जनम संज्ञम स्यात्, तो मां ओ सॉरी तस्य उपपद संज्ञम स्यात्, उसकी उपपद संज्ञा हो जाएगी। तो मां की हो गई उपपद संज्ञा। और अब सूत्र में आप अतिंग ग्रहण करेंगे नहीं, अतिंग ग्रहण नहीं करेंगे, तो सूत्र का अर्थ अभी सामान्य बनेगा उपपद मतिंग का, कि उपपद का, वो उपपद सुबंत का किसी भी समर्थ के साथ में समास हो जाए। तो किसी भी समर्थ के साथ में समास हो जाए तो भूत के साथ में भी समास हो सकता है। लेकिन अतिंग ग्रहण ने क्या कर दिया कि नहीं, तिगंत के साथ में समास नहीं होगा। इसलिए जो भूत है ना, ये भूत मित्रो वस्तुतः भू धातु के कहाँ का रूप है, ये लुंग लकार का। लेकिन मांग के युग में अटाट होते नहीं है, इसलिए भैया ये अट का आ जो है नहीं चलेगा, तो भूत इसलिए बचा। ये भूत प्रेत वाला भूत नहीं है। हाँ, मांग योगे अटाट न स्था, ये भूत ये है कि माँ भवान भूत, कि आप मत हो, आने हो क्यों, माँ भवान भूत मतलब आप नहीं हुए, ये होगा। आप है ना, तो इसका ये अर्थ होगा। तो अब यहां पर ये हो गई बात कि यहां पर अतिंग के पद से इस तिगंत पद का मां के साथ में समास नहीं होगा, ये बात यहां पर आई। तो ये उपपद मतिंग का व्याख्यान हुआ थोड़ा। अब जान लेते हैं कि भैमी व्याख्याकार ने कुछ ये उपपद मतिंग को लेकर के कुछ स्थिति दी है कि और ये किस जगह ना हो, और साथ में ही एक चीज और कही है, इसके अन्य उदाहरण भी दिए हैं, क्योंकि एक उदाहरण से आप उपपद समास को पकड़ नहीं पाओगे, और उदाहरण आपको देने होंगे, हैं, उनसे आप समझ जाओगे इसको निश्चय ही। अरे यार, ये तो उस दिन से खुल ही नहीं रहा है। हाँ यार, आज तो खुल गया, मुझे गुस्सा हो गया क्या उसी दिन से। चलो, कहा भैया, कहाँ चले गए हो। पूर्यादि चुरास्य तत्रोपदम सप्तमी स्थान। हाँ, इसका तो मैंने झगड़ा आपको बता ही दिया था, कुछ लोग संज्ञा मानते हैं, कुछ अधिकार मानते हैं। चलो, मुझे इसमें से आपको एक बात बतानी है, इसलिए मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ। मैंने भी आपसे एक बात की चर्चा की थी कि हर जगह तृतीय धातु अधिकार में हर जगह आप सप्तमी को देख करके मत कूद पड़ना के लाओ अब कर दें इसकी उपपद संज्ञा। यहाँ पर एक बात विशेष धातव्य बात कही है भैमी व्याख्याकार ने, ये आप शोधकों के लिए बड़े काम की होगी, तो हमने सोचा कि इसकी आपके साथ जरूर चर्चा करें। परंतु यहाँ एक विशेष ध्यातव्य है कि धातु अधिकार के अंतर्गत सूत्रों में आने वाले प्रत्येक सप्तम्यंत पद को पद नहीं माना जा सकता। कई जगह मुनि ने अर्थ निर्देश के लिए भी सप्तम्यंत पदों का प्रयोग किया है, जैसे दाम नी शश यु युज स्तु तुदसी सिच मिह पद दशा नह करणे, ये सूत्र हमने पढ़ा ही था। इस सूत्र में जैसे करणे है, तो करणे को तो कई करण में इनसे प्रत्यय विधान किया गया है, तो यहाँ पर करने को आप ये मत समझ लेना कि ये उपपद के लिए है।
आपको ये अंतर करना पड़ेगा कि ये जो निर्देश कर रहे हैं ये यहाँ पर अर्थ निर्देश किया जा रहा है और कहाँ उपपद संज्ञा के लिए निर्देश किया जा रहा है। सप्तम्यंत पदों का दो तरीके का आपको यूज मिलेगा तृतीय अध्याय के धातु अधिकार। ऐसे नपुंसक के भावी किताब में भावी में भी तो सप्तमी है, वो भी तृतीय धातु अधिकार के अंतर्गत है। ऐसे गेह का कुछ देख लो, गेह में सप्तमी। ऐसे ही ध कर्मणि स्टन कर्मणि में है, स्त्रियाम के तन में स्त्रियाम में है। तो ये सभी अर्थ परक ही लेने हैं, उपपद परक नहीं लेने। एक तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि उपपद संज्ञा जो उन्होंने की है बड़ी भारी संज्ञा की है, लंबी। उपसमीपे उच्चरितम पदम उपपदम। तो ऐसे आप उपपद को पकड़ना। पाणिनि जी के कई तरीके के प्रयोग हैं। और लास्ट में तो एक बात और विशेष कहती है ये, इससे शिष्ट प्रयोगों को देखकर ही उपपदत्व को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, केवल सप्तम्यंत देखकर नहीं, आप उपपदत्व का निर्णय करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उपपदमत्तिंग के विषय में जो इन्होंने और उदाहरण दिए हैं, इधर ध्यान दीजिए। आपको जैसे कुंभकारा प्रयोग किए ऐसे और प्रयोग आप खूब सारे करते हैं। और दरअसल कर्मण्य के जो भी उदाहरण है वो सभी उपपद समास ही है। और उपपद समास को तो आप कितना पढ़े हो, आप यदि वीडियो खोल के देख लेंगे ना पिछले कृदंत प्रकरण के, तो बहुत सारे उपपद समास हम करते चले आ रहे हैं। तो ये उपपद जो भी समास है वो सुबुत्पत्ति से पूर्व ही बताया गया है। तो हमने जो भी प्रक्रिया बताई वो हर एक प्रकार के उपपद समास के विषय में लागू है। चलो जैसे यहाँ पर देखिए सूत्रम करोति, तो सूत्रम करोति में भी ये तो इसका आप लौकिक विग्रह लिखा है, लेकिन जब आप यहाँ पर समास करेंगे तो यही अलौकिक विग्रह स्मरण रखना। सूत्र नस का क्या बचेगा, अस, और ये है आपका कार। कार ये अण प्रत्यांत है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर सूत्र अस, इसकी ये है आपका उपपद। क्यों उपपद है, क्योंकि कर्मण निर्णय में कर्मणि है और उसके वाच्यत्वेन स्थित सूत्र, और इसका वाच्यत्वेन स्थित है सूत्र का अर्थ, और तदवाचकम पदम है सूत्र पदम, तो उसकी हो जाएगी सूत्र की उपपद संज्ञा। तो ऐसा उपपद सुबंत हुआ आपका सूत्र अस, और इसका जो है कार इस अण प्रत्यांत शब्द के साथ में समास होगा। इससे ऐसा नहीं कि सूतपत्ति करके लाओ कि नहीं सूत्र नस और कार सु करके करो, ऐसा नहीं, मैंने अभी भी आपको बताया है। इस प्रक्रिया को आप सर्वत्र ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा सूत्रकार। ऐसे सूत्रकार टीकाकार बना सकते हो क्या, नहीं ऐसे टीकाकार बना सकते हैं निश्चित। ये सब उपपद समास कहलाएगा। गाम ददाती इति गोदह, यहाँ पर हुआ है आतोनुपसर्गे कह के द्वारा क प्रत्यय और उपपद समास। कुरुषु चरति, कुरुचरह, कुरुचरह में चरह जो बना है चरिष्ठ से ट प्रत्यय होकर के बना है। समास यहाँ पर कहोगे, आप कहोगे तो यही उपपद समास। यशा करोति इति यशस्करी विद्या, सोमेन इष्टवान इति सोमयाजी, पारम दृष्टवा इति पारदृश्वा, राजिद्वा, यानी कि आपने जो वहां जो पढ़े थे वो सब इससे ही बने हैं जो कृदंत में। सरसी जातम इति सरसिजम, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सूत्र है सप्तम्याम जनेर डह, इस सूत्र से ड प्रत्यय हुआ है। तो सरसिजम सरोजम वहां पर आपने रूप बना रखे हैं, मैंने कृदंत में पढ़ा है, एक बार वहां पर वीडियो क्लिक कर लेना। प्रियम वदती थी प्रियम वदह, उपपद समास वसम वदह भिक्षाचर, और आपका कटप्रु मूल विभुज उष्ण भोजी, ये सबका सब पंडितम मन्य, जो भी आप वादान पढ़े थे सब के सब आपका मित्रों ये उपपद समास है। ये व्याख्या आपको बता दी कि और ये उपपद समास कहाँ कहाँ होगा, और इसको आप शॉर्टकट में तो उपपद कहते हैं, वैसे है ये उपपद तत्पुरुष, ठीक है। तो मित्रों यही मुझे आपको बताना था। और अब मैंने हालांकि आज तो आपको गति कारको पदानाम कृद्विसा समास वचनम प्राक शुभुत्पत्ति इस परिभाषा के विषय में थोड़ा सा
इंगित कर दिया है, लेकिन कल थोड़ा इस परिभाषा को बताने का, क्यों ये बनाई गई परिभाषा, इसका थोड़ा प्रयोजन बताऊंगा। और एक तरीका से आप इसको ऐसे भी समझिएगा कि मैं आपको दरअसल बताऊंगा उपपद मतिंग में अतिगंत के साथ पाणिनि जी को क्यों समास विधान करना पड़ा। यदि पाणिनि जी यहाँ पर भी अपनी पुरानी रीति के अनुसार तिङंत के साथ ही यदि समास विधान कर, मतलब सुबंत के साथ ही समास विधान कर दे, क्योंकि अतिंग का प्रयोजन सुब की निवृत्ति है, तो पाणिनि जी सुबंत का सुबंत के साथ समास होने दें कृदंत स्थल में भी, तो समस्या कहाँ फंस रही है, इस बात को मैं कल बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे आपको गति कारको पदानम कृद्वी से समास वचनम, इसके प्रयोजन को समझाते समझाते बात आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर पाणिनि जी के सामने कौन समस्या आन पड़ी कि उन्हें एक कृदंत शब्द मात्र के साथ समास विधान करना पड़ा है। वहां पर वो सुबंत के साथ समास विधान नहीं करना चाहते हैं, केवल प्रातिपदिक के साथ समास विधान करके चले गए। ठीक है, तो आज समापन करते हैं यहीं। आपको कुछ प्रश्न हो इसके विषय में तो जरूर समझ मुझे बता दीजिएगा। पुरुषोत्तम जी, ये विषय बड़ा अद्भुत है, एक बार में छात्र समझते नहीं है। यदि आप मेरी बात को ऐसा समझते हैं कि हम आपसे हर विषय को ऐसा ही कहते हैं, एक बार में समझते नहीं है, तो आप व्याकरण के छात्रों के साथ इसकी एक बार चर्चा करके देख लीजिएगा। आप तो काशी में रहते हैं, ठीक है, और इस विषय को थोड़ा चर्चा करके देख लीजिएगा अपने मित्रों के साथ, तो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा ये क्या स्थिति है, कितने करेक्ट तरीका है समझते हैं। उमाकांत तिवारी जी, आप भी पढ़े हैं वहीं लेकिन ये विषय बड़ा पेचीदा है, इसको विषय में चर्चा कर लेना कि ये किस तरीके से है यहाँ, है ना। चलिए, तो समापन करते हैं फिर। जी गुरु जी ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव।